बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमारे पास, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है या मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो हम कहेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। दैट अ बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ इट इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और द बॉडी इज़ एट रेस्ट। यहाँ हमारे पास इक्विलिब्रियम की दो टाइप से हैं या दो टर्म्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो होती है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब भी होता है साकन हालत में, रेस्ट की हालत में होना। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये उस कंडीशन के लिए होगा जब बॉडी आपके पास रेस्ट में है। मीन्स अगर बॉडी आपके पास रेस्ट में है तो हम कहेंगे कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर एक बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तब हम कहेंगे कि बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। इनकी एग्जांपल में देखें, अगर आपके पास एक टेबल पे बुक पड़ी हुई है तो हम कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। मीन्स उस पर सिर्फ एक उसका वेट जो है वो एक्ट कर रहा है या नॉर्मल रिएक्शन की फ़ोर्स जो है एक्ट कर रही है। अदरवाइज़ उस बुक में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, रेस्ट पे है साकन हालत में, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। इसी तरह अगर एक कार मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तब भी हम कहेंगे कि कार जो है इक्विलिब्रियम में है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी विल बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कि अगर वो वक्त के मुसावी वक्फ़ों में मुसावी फासला तय करे तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत कर रही है। अच्छा, इन दो केसेस में एक चीज़ जो है वो कंबाइन है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। देखिए, एक्सेलरेशन आपके पास क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई बाई टी। तो अगर बॉडी रेस्ट पे है मीन्स वो वेलोसिटी के साथ मूव ही नहीं कर रही, हमारे पास वी एफ और वी आई दोनों ज़ीरो हैं, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा हमारे पास ज़ीरो। और अगर हम बात करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी क्या होगा, एक्सेलरेशन हमारे पास होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। चेंज इन वेलोसिटी हमने कहा यूनिफॉर्म है, मींस चेंज ही नहीं हो रही, तो यहाँ हमारे पास ये ओवरऑल चेंज जो है ये ज़ीरो है। देन द एक्सेलरेशन विल आल्सो बी ज़ीरो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम में होने के लिए किन दो शराइत का होना ज़रूरी है। यहाँ आपके पास दो कंडीशंस हैं। एक तो फोर्सेस, सम ऑफ फोर्सेस विल बी ज़ीरो, कि एक बॉडी पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का जो सम है वो ज़ीरो होना चाहिए, सम ऑफ ऑल फोर्सेस। और मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखेंगे, सिग्मा एफ इक्वल टू ज़ीरो। ये फोर्सेस एक्स एक्सिस में भी हो सकती हैं, वाई एक्सिस में भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल है, इस पर एक बुक कह लें या कोई बॉक्स कह लें, ये पड़ा हुआ है। अब इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन की फ़ोर्स लग रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं वर्टिकली हैं, तो हम असल में करते क्या है कि जो अपवर्ड फोर्सेस हों उनको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव वर्टिकल के लिए। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल कोई आपके पास फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो फॉरवर्ड फोर्सेस को हम पॉजिटिव कह लेते हैं और बैकवर्ड फोर्सेस को हम नेगेटिव की सेंस में लेते हैं। तो यहाँ देखें, इस पर वर्टिकल फोर्सेस, पॉजिटिव फोर्सेस और नेगेटिव फोर्सेस, वेट चूँकि डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं इसलिए हमने इसको नेगेटिव कहा। ये दोनों फोर्सेस जो हैं एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। उसकी कंडीशन के लिए हम लिखेंगे क्या, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो, कि वर्टिकली हमने जो फोर्सेस ली हैं उनका सम हमारे पास क्या है, ज़ीरो। इसी तरह अगर आपके पास एक बॉक्स है, एक पर्सन है जो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है और दूसरा पर्सन इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो अब ये दोनों फोर्सेस जो हैं मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। मींस ये पॉजिटिव फोर्स है और ये नेगेटिव फोर्स है। तो हम कहेंगे इस केस में सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो, दैट सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर आपके पास एक फोर्स एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट में है तो सिमिलर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन होगी सिग्मा एफ इक्वल टू ज़ीरो, कि किसी एक बॉडी पर एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस, वेक्टर फोर्सेस का सम अगर ज़ीरो है तो आपके पास जो इक्विलिब्रियम की फ़र्स्ट कंडीशन है दैट सिग्मा एफ इक्वल टू ज़ीरो वो फुलफ़िल होगी। आपने देखा होगा
एक दीवार के साथ अगर कोई पिक्चर जो है वो हैंग है, दो स्ट्रिंग की मदद से हमने एक पिक्चर को हैंग किया हुआ है। ये आपके पास दो स्ट्रिंग है और ये आपके पास कोई पिक्चर है। अब इनमें टेंशन जो है, इन स्ट्रिंग में टेंशन वो अपवर्ड होगी। इसे आप T1 का नाम दे दें, इसे आप T2 का नाम दे दें। और इस पिक्चर का जो वेट है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। T1 T2 दो फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में है, मींस ये पॉजिटिव फोर्सेस हैं, और वेट इसका जो है डाउनवर्ड में, तो ये नेगेटिव हम लेंगे, तो ये इक्वल हैं। ज़ाहिर बात है इक्वल है तभी तो ये हैंग है, सस्पेंड है। तो इसके लिए हम क्या कंडीशन लिख सकते हैं, T1 + T2 = W, दैट सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फोर्सेस एंड सम ऑफ ऑल नेगेटिव फोर्सेस इज़ इक्वल। और यहाँ हमारे पास क्या है, सिग्मा F = 0। तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम की फ़र्स्ट कंडीशन होती है कि अगर आपके एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फोर्सेस जो अप्लाई हो रही हैं, अगर उनका सम = 0 है, देन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी फुलफिल। हमने इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन के बारे में पढ़ा कि अगर किसी बॉडी पर लगने वाले तमाम फोर्सेस का सम 0 हो तो बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। अच्छा, इसके लिए हमने एक एग्जांपल ली थी कि आपके पास कोई एक बॉडी है, इस पे एक पर्सन इस साइड पे फोर्स लगाता है और एक पर्सन इस साइड पे फोर्स लगाता है इस पॉइंट पे। तो ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी, मींस इक्विलिब्रियम की हालत में। लेकिन अगर मैं इन फोर्सेस की पोजीशन को चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यू पोजीशन जो है इन फोर्सेस की, वो हम ले लेते हैं ये। एक फोर्स जो है वो इस पॉइंट पे एक्ट करेगी और दूसरी फोर्स जो है वो इस पॉइंट पे एक्ट करेगी। तो यहाँ अगर आप देखें, ये फोर्स अगर इधर रोटेट करे, ये फोर्स इधर रोटेट करे, तो ये बॉडी जो है, ये दो फोर्सेस इस बॉडी को रोटेट करने लग जाएंगी। तो अब हमारे पास पहली कंडीशन तो फुलफिल है कि दो फोर्सेस जो इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो सम ऑफ फोर्सेस तो 0 होना चाहिए, लेकिन बॉडी रोटेट कर रही है, मींस बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो यहाँ हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि सिर्फ पहली कंडीशन अगर फुलफिल हो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। इसके लिए हमें एक और कंडीशन भी अप्लाई करनी होगी, और वो कंडीशन क्या है कि अगर एक बॉडी पर अमल करने वाला टॉर्क या रिजल्टेंट टॉर्क 0 हो, तब हम कहेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। सिर्फ तमाम फोर्सेस का 0 होना काफ़ी नहीं है। तो यहाँ दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, दैट सिग्मा टॉ = 0, कि अगर रिजल्टेंट टॉर्क एक बॉडी पे अमल करने वाला 0 हो, तब भी हम कहेंगे कि बॉडी रेस्ट पे है। तो ये दोनों कंडीशंस का फुलफिल करना ज़रूरी है, दैट सम ऑफ ऑल फोर्सेस विल बी = 0 एंड सम ऑफ टॉर्क वुड आल्सो बी = 0, देन वी विल से दैट द बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम। एक और हम कंडीशन लेते हैं, आपके पास एक ट्रायंगल शेप में बॉडी है, इसके ऊपर आपने एक रॉड रख दिया है। आप क्या करते हैं, इस पे भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं और यहाँ इस पॉइंट पे भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। अब ये फोर्स जो है ये क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करेगी, क्लॉकवाइज, और ये फोर्स जो है ये इस तरह घुमाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये फोर्स क्लॉकवाइज घुमा रही है और ये फोर्स जो है ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब हम देखें, क्लॉकवाइज दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इक्वल इन डायरेक्शन, मींस दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन एक क्लॉकवाइज घुमा रही है, एक जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है। तो अब हम कह सकते हैं दैट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, देन सिग्मा टा = 0, कि अब ये बॉडी जो है वो रेस्ट पे होगी, मींस इस पे जो अमल करने वाला टॉर्क है वो 0 होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो हैं वो इक्वल हैं। यहाँ एक और हम टर्म को यूज़ करेंगे, दैट इज़ कपल। आपके पास एक बॉडी है, या आप गाड़ी का स्टीयरिंग भी ले सकते हैं। ये देखें, यहाँ एक फोर्स है और एक यहाँ फोर्स, ये अपवर्ड फोर्स है और ये
डाउनवर्ड फोर्स हमने अप्लाई की, ये इन दो का डिस्टेंस है जिसे हमने नाम दे दिया डी का। तो जब एक बॉडी पे दो इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन फोर्सेस और उनकी पोजीशन भी चेंज हो, फोर्सेस एक्ट करके एक बॉडी को रोटेट करवाती हैं, तो तब हम कहते हैं कि उस बॉडी में एक कपल प्रोड्यूस हुआ है। कपल क्या होता है? दो फोर्सेस जो एक ही एक्सिस में हो, एक ही लाइन पे हो, एक जो है लेकिन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो, तो तब जो बॉडी में रोटेशन पैदा होगा हम उसको कहेंगे कि वो कपल है। जैसे अगर आपके पास स्टीयरिंग है तो यहाँ आप एक फोर्स यहाँ अप्लाई करते हैं और दूसरी यहाँ अप्लाई करते हैं, तो दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं लेकिन मैग्नीट्यूड जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो यहाँ आपके पास एक कपल प्रोड्यूस होगा। और इस फॉर्म में, कपल की फॉर्म में अगर आपने टॉर्क फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करेंगे? इनमें से कोई एक फोर्स ले लेते हैं और दोनों फोर्सेस का जो डिस्टेंस है आपस में उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास क्या आएगा? डी एफ। कोई एक फोर्स ले लें और दोनों फोर्सेस का जो आप डिस्टेंस है उनके दरमियान उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास टॉर्क आ जाएगा। और इस केस में टॉर्क जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो टॉर्क ज़ीरो करने के लिए क्या होना चाहिए? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क हैं उनका सम ज़ीरो होना चाहिए, तब आपके पास तमाम जो टॉर्क हैं उनका सम ज़ीरो होगा। और हम ये इस कंडीशन के तहत कह सकते हैं कि अब जिस्म जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ हम इस टॉपिक में कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए दो कंडीशंस जो हैं वो लाजमी सेटिस्फाई होनी चाहिए। द फर्स्ट वन that sum of all forces is equal to ज़ीरो and the second one is the sum of all torque is equal to ज़ीरो। अगर आप फोर्सेस की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा? आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि आपने प्रीवियस टॉपिक में टॉर्क और फोर्स के बारे में डिफरेंस पढ़ा था। टॉर्क की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, और फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसको हम लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अगर फोर्सेस वाला आपने केस लेना है दैट डेल एफ इक्वल टू ज़ीरो, तो हम कहेंगे लीनियर एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और अगर हम टॉर्क का केस लेते हैं दैट डेल टॉ इक्वल टू ज़ीरो, तो इस केस में हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो दोनों केसेस में एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है। इस टॉपिक के साथ ही हमारा जो चैप्टर है थ्योरेटिकली सारा कंप्लीट हो चुका है। टेक केयर ऑफ़ यू। अल्लाह हाफ़िज़।